हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने परिवार सुपर एकेडमी में एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो आज हम क्लास लेने वाले हैं वो इतिहास की लेने वाले हैं। तो इतिहास की आज पहली क्लास होगी। इतिहास की जो आज पहली क्लास होगी, तो सबसे पहली क्लास में हम जानते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और कौन सा भाग कब से कब तक चलता है। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो मध्यकालीन इतिहास को शुरू करने वाले हैं, क्योंकि प्राचीन इतिहास से दूसरा पॉइंट बनता है मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा पॉइंट बनता है आधुनिक इतिहास। अगर बात करते हैं इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो मध्यकालीन इतिहास से होते हैं। या तो मध्यकालीन इतिहास से पुटअप होते हैं या फिर आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। मान के चलते हैं अगर किसी एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो हिस्ट्री के अगर 5 से 6 क्वेश्चन हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन मध्यकालीन से होंगे और 2 क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से होंगे और 1 से 2 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से होंगे। तो सबसे ज़्यादा मध्यकालीन, दूसरे नंबर पर आधुनिक इतिहास और तीसरे नंबर पर प्राचीन इतिहास। जो आज हम शुरू करने वाले हैं वो मध्यकालीन इतिहास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। मिडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है भारत में अरबों का आक्रमण। तो भारत पर सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ। आखिर आक्रमण होने का रीज़न क्या था और आक्रमण हुआ ही क्यों था? तो सबसे पहले 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने एक व्यक्ति आया था और जिसको भेजा गया था अल हज्जाज के द्वारा। तो पहला 711 ईस्वी में बुदैल को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। वो 711 ईस्वी में ही आखिर आक्रमण करने क्यों भेजा जाता है? क्योंकि सऊदी अरब से कुछ व्यापारी इराक में अपना व्यापार करने गए थे और उस व्यापार को चलाते चलाते कुछ समय बाद वहाँ के जो व्यक्ति थे वो उनकी डेथ हो गई या किसी कारण जो वहाँ से व्यापारी वापस आए अपने अरब के लिए। तो जब अरब के लिए वापस आते हैं तो इराक से अरब के लिए 5 जहाज़ों में वापस आते हैं और जो भी अरब के जितने परिवार थे उन परिवारों को 5 जहाज़ों में इराक का शासक वापसी भेजता है। अब उन 5 जहाज़ों को समुद्र के रास्ते भेजा जाता है। वो 5 जहाज़ जब समुद्र के रास्ते आते हैं तो आने वाले समुद्र के रास्ते के कारण भारत में एक सिंध था जो एक बंदरगाह था। तो इस सिंध पर राज करता था एक राजा जिसका नाम था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। दाहिर एक ब्राह्मण वंश का राजा था और ये दाहिर बहुत ताकतवर शासक था। इसके पास सेना भी बहुत थी, तो बहुत ताकतवर शासक था। अब उन जहाज़ों को
जब समुद्र के रास्ते आ रहा था तो समुद्र के रास्ते आते हुए दाहिर ने उन जहाज़ों को पकड़वा लिया और जहाज़ों को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। अब जैसे ही अपने कब्जे में लिया तो उन जहाज़ों को जो उनमें जो परिवार थे उन परिवार को मारकर या उनमें जो उनकी बीवी या बच्चे थे उनको तो मार दिया और जहाज में जो संपत्ति थी वो लूट ली और जहाज अपने अंडर में ले लिए। अब अपने अंडर में लेने के बाद जहाज को जब काफ़ी समय बाद इराक के शासक को पता चला कि अरब वापसी अभी जहाज नहीं पहुंचे, तो वहां के एक शासक था जिसका नाम था अल हज्जाज। क्या नाम था? अल हज्जाज। तो अल हज्जाज ने इनको पता लगाने के लिए दाहिर के पास खबर भिजवाई कि आपने अगर हमारे जहाज को रोका है या पकड़ा है तो आप हमारे जहाज को वापसी दीजिए। तो दाहिर ने पहले तो मना कर दिया कि मैंने आपके जहाज नहीं रोके, लेकिन अल हज्जाज को ये पता था कि जहाज को लूटा है तो वो दाहिर ने ही लूटा है। लेकिन दाहिर ने आखिर में कह दिया कि जहाज को लूटा था लेकिन जहाज नहीं मिलेंगे। तो अल हज्जाज ने इस कारण सबसे पहले 711 ईस्वी में बुदैल को आक्रमण करने के लिए भारत में सिंध पर दाहिर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो सबसे पहले दाहिर पर आक्रमण करने के लिए अरब का कौन सा व्यक्ति आया? तो अरब का बुदैल नामक व्यक्ति आक्रमण करने आया और दाहिर की सेना ने 711 ईस्वी में ही बुदैल की हत्या कर दी। इसके बाद अरब का दूसरा व्यक्ति जिसका नाम होता है उबैदुल्ला। क्या नाम था? उबैदुल्ला। उबैदुल्ला को भी 711 ईस्वी में भेजा जाता है, लेकिन उबैदुल्ला को भी मार दिया जाता है। इसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा जाता है और मोहम्मद बिन कासिम जो था वो एक बहुत ताकतवर व्यक्ति था। क्या था? मोहम्मद बिन कासिम एक ताकतवर व्यक्ति था। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे पहले आक्रमण कब किया गया, तो 711 ईस्वी में सबसे पहले आक्रमण किया गया था, लेकिन वो असफल रहा था। असफल होने के कारण इसलिए ज्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होता। तो ज्यादातर जो पुटअप होता है वो क्वेश्चन ये होता है भारत पर जो अरबी सफल आक्रमणकारी हुआ वो कब किया गया था। तो अरबियों का सबसे पहले सफल आक्रमण 712 ईस्वी का रहा जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अब मोहम्मद बिन कासिम आते हैं और दाहिर पर आक्रमण करते हैं। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। किस पर? जो सिंध का राजा दाहिर था। कौन था? दाहिर था। ये दाहिर ब्राह्मण वंश का राजा था। कौन से वंश का था? ब्राह्मण वंश का था। बात क्लियर? अगर बात करें उस टाइम सिंध की राजधानी जो थी वो सिंध की राजधानी देवल। क्या थी? देवल। और एक बंदरगाह था। तो देवल एक बंदरगाह था जो सिंध की राजधानी थी।
तो क्वेश्चन यही है कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, इसका इतिहास 712 से 714 ईस्वी तक मिलता है, क्योंकि 714 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था, पहला मुस्लिम था। इसने सिंध पर सब आक्रमण करके दाहिर यानी हिंदू शासक नामक शासक को हराया था। तो पहला जो भारत पर पहला और सफल अरब आक्रमण था वो 712 ईस्वी में किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम भी था। तो पहला मुस्लिम जिसने भारत में जजिया कर लगाया हो, और जजिया कर सबसे पहले भारत में वो मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। जजिया कर जो दिया जाता था, अगर बात करें जजिया कर कैसा कर था, तो जजिया कर एक गैर मुस्लिम कर था। जजिया कर कुल आय का 1/2 भाग से लेकर 2/3 भाग तक दिया जाता था। जजिया कर विकलांग, विधवा, ब्राह्मण और एक चौथा पॉइंट था बच्चे। तो इन्हों को छोड़कर मोहम्मद बिन कासिम ने सभी पर जजिया कर लागू किया था। तो किस किस को? ब्राह्मणों को, महिलाओं को, विकलांगों को और बच्चों को छोड़कर सभी पर जजिया कर लागू किया था। इसने भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए, जिन्हें दिरहम सिक्के यानी वर्तमान में ये दिरहम UAE के सिक्के कहते हैं। तो इन्हें अगर बात करें जजिया कर जो था वो मैंने बताया आपको कि गैर मुस्लिम कर था। भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया। किसने शुरू किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब इससे आगे बात करते हैं, जब मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर आक्रमण किया था तो दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने मार दिया था, और इसकी 2 पुत्रियां भी थी। दाहिर की 2 पुत्री थी, जिनका नाम दाहिर की 2 पुत्री, दाहिर की कितनी पुत्री थी? 2 पुत्री थी। एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरी का नाम था निर्मला देवी। निर्मला देवी। इन दोनों पुत्रियों को पकड़कर अल हज्जाज के पास भेज दिया, लेकिन इन दोनों पुत्रियों ने अपने पिता का बदला लेने के लिए कुछ अल हज्जाज से गलत वर्ड कहे, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने इनके पिता दाहिर की हत्या की थी। तो सूर्य देवी और निर्मला देवी को अपने पिता का बदला लेने के लिए इन्होंने अल हज्जाज से ऐसी बात कही जिसके कारण अल हज्जाज की मृत्यु करनी पड़ी मोहम्मद बिन कासिम की। इन दोनों बेटियों की शादी, या इन दोनों बेटियों की जो शादी की थी, अल हज्जाज ने अपने दोनों बेटों के साथ निकाह कराया था। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि दाहिर की कितनी पुत्रियां थीं, तो दाहिर की 2 पुत्रियां थीं, सूर्य देवी और निर्मला देवी। सूर्य देवी और निर्मला देवी को मोहम्मद बिन कासिम ने पकड़कर कहाँ भेजा था? अल हज्जाज के पास। और अल हज्जाज ने सूर्य देवी और निर्मला देवी का निकाह किसके साथ किया? अपने बेटों के साथ किया था। अब जैसे ही सूर्य देवी और निर्मला देवी का निकाह अपने बेटों के साथ किया था, तो वैसे ही इन दोनों दाहिर की बेटियों ने अपने पिता का बदला लेने के लिए अल हज्जाज से कहा था कि अब हम इस दुनिया में जीना नहीं चाहते,
क्योंकि जो हमारी इज्जत आबरू थी वो मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, तो इसलिए हम इस दुनिया में नहीं जीना चाहते। अब अल हज्जाज ने ये सोचा कि मोहम्मद बिन कासिम को मैंने इसलिए तो नहीं भेजा, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने इतना गलत व्यवहार किया, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम को बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम को अल हज्जाज ने पकड़वाने के लिए एक व्यक्ति के लिए भेजा। और एक व्यक्ति ने जब आकर मोहम्मद बिन कासिम से ये कहा था कि आपके खिलाफ या आपके विरुद्ध दाहिर की दोनों पुत्रियों ने ऐसे ऐसे कहा है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी सच्चाई बताने के लिए कहा था कि मैं गर्दन काट रहा हूं और मेरी गर्दन को अल हज्जाज के सामने हवाले कर देना और कह देना कि मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसा नहीं कहा था, ऐसा नहीं करा था, जिसकी सच्चाई दिलाने के लिए मैं आपकी गर्दन आपके हवाले कर रहा हूं। लेकिन कुछ किताबों में मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम को बीच चौराहे पर फांसी की सजा दी गई थी। तो अगर क्वेश्चन पुटअप हो जाए कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कब हुई, तो 714 ईस्वी में मृत्यु हुई और 712 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। जो मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास है वो सिर्फ 2 वर्ष का ही मिलता है, 712 से लेकर 714 तक ईस्वी तक इनका इतिहास मिलता है। अब बात करते हैं भारत में सबसे पहले जो अरबी घोड़े लेकर आए थे वो कौन लेकर आए थे। तो भारत में सबसे पहले अरबी घोड़ों को लेकर मोहम्मद बिन कासिम ही लेकर आया था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत में अरबी घोड़े लेकर आए। अरबी घोड़े लेकर कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अगर बात करें सबसे पहले भारत में ऊंट पालन और खजूर की खेती, ऊंट पालन और खजूर की खेती, ऊंट पालन और खजूर की खेती किसने शुरू की थी? वो मोहम्मद बिन कासिम ने ही शुरू की थी। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करना, लेकिन इतिहास को इतना डीपली लेकर चलेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। अब इससे आगे चलते हैं। देखो ये बुक्स हैं। अगर बात करें पुस्तक, ये चरक संहिता या पंचतंत्र, ये लिखी किसने थी? पंचतंत्र और चरक संहिता किसने लिखी थी? तो विष्णु शर्मा ने लिखी थी। लेकिन इनका जो अनुवाद क्या था वो अरबी में, अरेबिल ने इन 2 पुस्तकों का अनुवाद अरबी में करवाया था। तो करवाया नहीं, ये किया था। ठीक है, तो इन दोनों पुस्तकों के लेखक जो हैं वो कौन है? विष्णु शर्मा। इसके बाद अगर चलते हैं तो यहां आएगा तुर्क आक्रमण। इससे पहले जो आक्रमण था वो अरबी आक्रमण था, लेकिन अब ये चलेंगे तुर्क आक्रमण। एक पुस्तक और मिलती है जिसमें जो आक्रमण होता है, एक पुस्तक है चचनामा पुस्तक। कौन सी? चचनामा पुस्तक। अगर बात करते हैं चचनामा पुस्तक को किसने लिखा था, तो चचनामा पुस्तक का अनुवाद यानी अरबी में अनुवाद क्या था? उतबी ने
किसने? चचनामा पुस्तक का अरबी में अनुवाद किया था उतबी ने। और चचनामा पुस्तक में किस चीज का वर्णन मिलता है? तो चचनामा पुस्तक में वर्णन मिलता है कश्मीर के विजय, कश्मीर के राजाओं के विजय की, राजाओं के विजय की जानकारी, विजय की जानकारी मिलती है। तो चचनामा पुस्तक का फारसी या अरबी में अनुवाद किसने किया था? उतबी ने किया था। और चचनामा पुस्तक में किस चीज का वर्णन मिलता है? तो वो कश्मीर के राजाओं के और उन कश्मीर के राजाओं के भी विजय का वर्णन मिलता है। इसके बाद चलते हैं अब, देखो ध्यान देना, तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक ये भारत पर आक्रमण करते हैं। लेकिन इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं जो आप सभी को याद रखनी है। इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, तो ध्यान देना। गजनी गोरा गुड़ खाओ तसले में। क्या है? गजनी गोरा गुड़ खाओ तसले में। इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे पहली बात महमूद गजनवी के बाद आते हैं मोहम्मद गोरी के बाद फिर चलता है गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के बाद सैयद वंश के बाद लोदी वंश और लोदी वंश के बाद मुगल वंश। तो ये स्टार्ट जो होगा, अगर बात करें गजनी गोरा गुड़ खाओ तसले में, तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसी से हम क्रम वाइज सभी को पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी जो था वो गजनी में एक वंश चल रहा था। देखो गजनी में एक गजनी वंश, जिसमें वहाँ गजनी वंश का संस्थापक था अल्पतगीन, और अल्पतगीन का जो उत्तराधिकारी था वो था सुपुतगीन, और सुपुतगीन का जो पुत्र था वो था महमूद गजनवी का जो अगर बात करें जन्म जो हुआ था वो 971 ईस्वी में महमूद गजनवी का जन्म हुआ था। और महमूद गजनवी गद्दी पर जो बैठे थे वो गजनी की गद्दी पर 998 ईस्वी में बैठे थे, क्योंकि महमूद गजनवी के पिता जो सुपुतगीन थे उनकी मृत्यु 998 ईस्वी में हुई थी। 998 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के कारण ही महमूद गजनवी को 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठना पड़ा। और सबसे पहले 998 ईस्वी में ही जैसे गद्दी पर बैठते हैं तो गद्दी पर बैठते ही ये आक्रमण करने के सोचते हैं। और सबसे पहले इन्होंने आक्रमण कब किया, क्यों किया, रीजन क्या था? तो अगर बात करें उससे पहले हम देखते हैं 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार। अगर पहला आक्रमण देखें, फर्स्ट यानी पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर के शासक जयपाल पर किया था। किस पर? जयपाल पर किया था। लेकिन 1001 ईस्वी में जयपाल को हराया था। तो क्वेश्चन अगर बात करें
कि 1000 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ था वो महमूद गजनवी और राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण हुआ था। राजा जयपाल और महमूद गजनवी के विरुद्ध जो ये आक्रमण हुआ था, इस आक्रमण में किसी भी राजा की विजय नहीं हुई, क्योंकि दोनों राजाओं ने चलते हुए युद्ध में अपनी अपनी सेना को पीछे हटा लिया, या किसी कारण दोनों की सेना पीछे हट गई, लेकिन इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल पाया। इसलिए ही आज तक का एक ऐसा युद्ध जिसे ड्रॉ युद्ध के नाम से जाना जाता हो। तो कौन से युद्ध के नाम से? ड्रॉ युद्ध के नाम से। जैसे कभी आपने सुना होगा कि मैच ड्रॉ होते हैं, वैसे ही एक ऐसा युद्ध जिसे ड्रॉ युद्ध के नाम से जाना गया हो। ड्रॉ युद्ध। तो क्वेश्चन बनता है, ड्रॉ युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो राजा जयपाल के विरुद्ध और महमूद गजनवी के विरुद्ध, इन दोनों के बीच ड्रॉ युद्ध हुआ। ड्रॉ युद्ध कब हुआ? 1000 ईस्वी में हुआ। सबसे पहला जो महमूद गजनवी आक्रमण जो जिसमें विजय रहा था वो 1001 ईस्वी में था, और 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी विजय हो जाता है। ये लिख भी रहा है कि 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराता है, और 1006 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया। तो 1000 ईस्वी में तो ड्रॉ युद्ध हुआ। दूसरा 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हरा दिया, और 1006 ईस्वी में जो हिमाचल प्रदेश में नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया था। 1008 ईस्वी में आनंदपाल जो जयपाल के बेटों को हराया था। अगर बात करें आनंदपाल कौन था, तो आनंदपाल जयपाल का बेटा था, जिसको 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया था, उसी का बेटा आनंदपाल था। आनंदपाल ने इसलिए इस पर आक्रमण भी किया था क्योंकि जब राजा जयपाल को 1001 ईस्वी में हराया था, तो राजा जयपाल ने इस हार को बर्दाश्त ना करने के कारण खुद चिता में बैठकर अपने प्राण त्याग दिए थे। क्योंकि जो राजा जयपाल था, इसका युद्ध कई बार सुपुतगीन के साथ भी हुआ था। जो महमूद गजनवी के पिता थे सुपुतगीन, तो सुपुतगीन से राजा जयपाल एक बार भी नहीं हारा था, और सुपुतगीन के बेटे महमूद गजनवी से एक बार में ही हारने के कारण, इस हार को बर्दाश्त ना करने के कारण राजा जयपाल अपने खुद चिता में बैठकर और खुद प्राण त्याग देते हैं। इसी के बाद दूसरा यानी इसका राजा जयपाल का बेटा आनंदपाल होता है, और आनंदपाल को 1008 ईस्वी में कौन? महमूद गजनवी हरा देता है। फिर 1011 से लेकर 1012 में इसने मथुरा और उज्जैन पर आक्रमण किया था। 1014 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था, जो महादेव मंदिर पड़ता है जो हरियाणा में स्थित है। महादेव के मंदिर पर आक्रमण किया जो हरियाणा में स्थित है। इसके बाद चलते हैं, इसने 16वां आक्रमण महमूद गजनवी ने 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर, जो सोमनाथ मंदिर है वो गुजरात में स्थित है। तो 1025 ईस्वी में उस समय गुजरात का शासक कौन था? यानी उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था, जो कौन से वंश से ताल्लुक रखता था? चालुक्य वंश का था। 1027 में इसने अपना आखिरी आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1030 में मृत्यु हो गई थी। इससे आगे देखते हैं, सोमनाथ मंदिर को पहली बार पत्थरों से भीम प्रथम ने बनवाया था। तो सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? भीम प्रथम ने बनवाया था। वह सुल्तान
और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। यानी महमूद गजनवी एक ऐसा सुल्तान था जिसने सबसे पहले गाजी की उपाधि धारण की थी। अब बात करते हैं अल-बरूनी। अल-बरूनी 1014 ईस्वी में भारत आया था। अल-बरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था किताबुल ए हिंद या तहकीक हिंद। दूसरा फिरदौसी। फिरदौसी ने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था शाहनामा। और तीसरा उतबी। उतबी ने चचनामा पुस्तक लिखी थी। और चौथा वेहाकी। वेहाकी ने तारीख ए सुपुतगीन लिखी थी। तो ये चारों अगर बात करते हैं अल-बरूनी कब आया? 1014 ईस्वी में आया। अल-बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? किताबुल ए हिंद लिखी या तहकीक ए हिंद। फिरदौसी ने शाहनामा लिखी, उतबी ने चचनामा लिखी और वेहाकी ने तारीख ए या सुपुतगीन लिखी। अब बात करते हैं यहां ये जो 16वां आक्रमण क्या था महमूद गजनवी ने, ये 16वां आक्रमण था। लेकिन 16वां आक्रमण जो था वो सोमनाथ का मंदिर था। सबसे प्रसिद्ध युद्ध महमूद गजनवी का वो सोमनाथ के मंदिर वाला ही आक्रमण सबसे प्रसिद्ध हुआ। कौन सा? सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो महमूद गजनवी का 16वें नंबर का आक्रमण था, सबसे प्रसिद्ध रहा। और जैसे ही सोमनाथ मंदिर की बताया जाता है, सोमनाथ मंदिर को जैसे लूटा था महमूद गजनवी ने, तो सोमनाथ मंदिर का भी गेट सोने का बना हुआ था और उस गेट को भी तोड़कर महमूद गजनवी अपने साथ ले जा रहा था। लेकिन जैसे रास्ते में चलते चलते कहीं रात हो गई तो रात को एक जगह अपना डेरा डालकर महमूद गजनवी और महमूद गजनवी की सेना ठहर गई। और वहीं के जाटों ने यह सोचा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूटकर लेकर आया। तो वहां के जाटों ने महमूद गजनवी पर रात में ही आक्रमण कर दिया। और रात में जैसे सोते हुए महमूद गजनवी को पता चला कि हाँ आक्रमण कर दिया, तो महमूद गजनवी को वहां से भागना पड़ा। बताया जाता है जो महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर से सोने के गेट को लूटकर लेकर आया था, वो सोने का गेट जाटों ने लूट लिया था। इसी कारण महमूद गजनवी ने 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया था, क्योंकि जाटों ने महमूद गजनवी पर आक्रमण किया था। तो सबसे आखिरी जो आक्रमण था 1027 वाला, तो वो जाटों के विरुद्ध किया था। उस जाटों के विरुद्ध आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जाटों ने उस पर आक्रमण किया था। तो इसके बाद फिर आगे चलेंगे मोहम्मद गोरी। कौन? इससे आगे मोहम्मद गोरी चलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।